नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के जो सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ओके दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए दोस्तों। इसमें आप ये जो आपके पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी बहुत ईजी पेपर होने वाले हैं, जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज, सतत विकास से आशय है, बताइए। सस्टेन राइज इन द रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी की सतत बढ़ाना। लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना लंबे समय तक चलने वाला विकास। फुल एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णता दोहन। और रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी। तो इसका देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, पर्यावरण यानी जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको जो नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप से प्रभावित किए बिना लंबे समय तक चलने वाला विकास। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि आप एनवायरनमेंट को जो निगेटिवली रूप से प्रभावित भी नहीं कर रहे हैं एंड आप अपना डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हु कॉइन्ड द फेरिस डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी वाला। ओके, जेम्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, देश में जीवन स्तर को प्रदर्शित किया जाता है, बताइए। जो भी नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, पॉवर्टी रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर भी आपका बी वाला होगा, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नौ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है वो कह रहा है, सब्सिस्टेंट इकोनॉमी इज, एक निर्वाह अर्थव्यवस्था क्या है, बताइए। एक वेरी लो इनकम है इकोनॉमी की, यानी बहुत ही लो इनकम मानी जाती है इकोनॉमी की होगी, या बी ऑप्शन आपका कह रहा है, एन इकोनॉमी इन विच पीपल मेक व्हाट दे कंज्यूम, ऐसी इकोनॉमिक जिसमें लोगों की आय केवल उपभोक्ता तक ही सीमित होती है, समझे। यानी क्या कहने का मतलब है, एक अर्थव्यवस्था है, एक इकोनॉमी है जिसमें जो है जो भी पीपल्स, जो भी लोग हैं दोस्तों, उनकी जो इनकम है वो केवल कंज्यूमर उपभोग यानी कंज्यूम जो आप कर रहे हैं उपभोग तक ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी कह रहा है, एन इकोनॉमिक इन विच पीपल रिसीव फूड फॉर पे, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों को काम के बदले अनाज मिलता है। तो ये कौन सी इकोनॉमी होगी सस्टेनेबल, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 4th का वो होगा हमारा बी वाला। ओके, एक ऐसी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जिसमें लोगों की आय इनकम केवल उपभोग तक ही, कंज्यूम तक ही सीमित होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द ऑर्गेनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नीति इन द नीति आयोग स्टैंड फॉर, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो 6 का आपका जो आंसर होगा क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत स्थानांतरित संस्था, नो। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संसाधन, नेशनल इनकम फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इनकम फॉर इंस्टीट्यूशन। तो इसका आपका आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज बेस्ड, देखिए आपसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, तो इसमें नो डाउट दोस्तों आपको एक सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, आप ये 100 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसके बाद का नहीं पढ़ना, ये तो एक आपका एक बेस आपको पता चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। बट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसी के सहारे जाना है, मैं और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक मैं हूँ आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 7 का आंसर हमारा होगा दोस्तों बी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली स्ट्रेस्ड ऑन, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान होता है किसके ऊपर उसका जो बल दिया जाता है, किस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे दिया जाता है। जो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाता है, बताइए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी जो कृषि विकास होता है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास पर, या दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो किसके ऊपर फोकस करता है, वो करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
एंड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर कॉज। जब भी कृषि में जब भी खेती में जब भी किसान जब खेती करता है, हाँ, तो उसमें रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? जब हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं उससे क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे गांव से जुड़े होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा। तो एक ऑप्शन है लो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी सही है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण तंत्र को हानि पहुंचती है। तो दोस्तों ये 9th का जो आंसर होगा ये डी होगा, ऑल द अबव होंगे, सभी चीज़ें होती हैं। ओके, तभी आप लोगों ने देखा होगा बाहर कहीं बाहर के शहरों में क्या होता है कि लोग अब मॉल्स में जाते हो ऑर्गेनिक फ्रूट ढूंढते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र नहीं पड़ा हुआ होता है। फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ ट्रू इन रिगार्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। बताइए जैविक खादों के संबंध में क्या सही है? इट्स प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन टू प्लांट, या पौधों का आवश्यक पोषक तो प्रदान करता है। बी इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लो कॉस्ट, या कम लागत में तैयार हो जाता है। सी इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका 10 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ये होगा डी ऑल द अबव। इसमें इकोनॉमी में जो क्वेश्चन आपके आएंगे ऑल द अबव के काफ़ी सारे आंसर आपके आएंगे। जैसा ये क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू इन रिगार्ड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें पूछ रहा है कि जो भी अल्प विकसित देशों के संदर्भ में क्या सही है? बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्यापक गरीबी एंड इसके बाद है जनसंख्या का दबाव। तो ये मेरे ख्याल से तो सारे के सारे ऑल द अबव इसका आंसर होना चाहिए एंड यही इसका आंसर होगा भी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, द सोर्स ऑफ मिनरल एनर्जी इज़। जो मिनरल एनर्जी होती है, खनिज ऊर्जा होती है, उसका क्या सोर्स है? कोयल, कोयला, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम एंड या डी ऑल द अबव। तो माय डियर फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ऑल द अबव के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो डी का आंसर होगा ऑल द अबव। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द। देखिए जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की योजना में सेकंड 5 ईयर की प्लान यानी आपके सामने 4 5 ईयर प्लान की योजना दी गई है। तो कृषि उत्पादक की विकास दर नकारात्मक थी, किसमें थी बताइए? फर्स्ट 5 ईयर में, सेकंड 5 ईयर में, थर्ड 5 ईयर में, फोर्थ 5 ईयर में। तो आपका जो 13 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स होगा 6। थर्ड 5 ईयर जो प्लान आया था उसमें जो है ग्रोथ रेट माइनस में थी, निगेटिव में थी हमारी। इसके बाद है 14, प्लानिंग कमीशन ट्रांसफॉर्म इनटू। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको क्या बना दिया गया था? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, प्राइस कमीशन या नॉन ऑफ द अबव। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको नीति आयोग बना दिया गया था। ओके। 15, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 15 का क्या होगा? हाई पर कैपिटल रियल इनकम यानी उच्च प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। बी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन टेरिटरी सेक्टर। बी तृतीय क्षेत्र में श्रम शक्ति का बड़ा अनुपात। सी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बड़े अनुपात से वंचित होने की स्थिति है। डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स डी ऑल ऑफ द अबव होगा। नौ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखिए पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस करेंगे। मैं सोच कह रहा था देखिए जैसे ही आपका ये देखिए पॉलिटिकल साइंस के मैं वीडियो अपलोड कर चुका है, इंग्लिश की भी आपके एमसीक्यू वीडियो अपलोड हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की एंड कॉन्ट्रैक्ट की भी। अब आपका इसके बाद सोशियोलॉजी का पेपर पड़ा उसकी भी अपलोड हो जाएगी, या इकोनॉमिक्स की आज हो भी जाएगी। तो आपके सभी पेपर अपलोड हो जाएंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। साथ में मैं सोच रहा था दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में अलग से एमसीक्यू चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग से एमसीक्यू चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज क्या करूँगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए दोस्तों कि मैं लाइव आके आप लोगों को बताऊं या डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दूं, बस इतना सा मुझे बता दीजिएगा आप लोग, जैसा भी आप लोग उचित समझे, सही समझें। एंड मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हाँ मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया आप सभी लोगों के लिए, आप लोग उसको ज्वाइन नहीं कर रहे दोस्तों। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दूँ। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, लाइव आना चाहता हूँ, या कभी भी मान लीजिए मैं वीडियो या लाइव के जरिए कुछ नहीं बता सकता तो मैं आपको पर्सनली डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दूँ। तो जैसा भी आप लोग सही समझें बता दीजिएगा मुझे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज एन मेजर पोटेंशियल, द रीजन कैन बी। तो क्या होगा, विकासशील देशों में पूंजी निर्माण एक बड़ी अड़चन है। इसका कारण हो सकता है बाजार का छोटा आकार जिससे निवेश के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं हो। ये तो मुझे सही लग रहा है। बी आय का निम्न स्तर, ये भी सही है। लो लेवल ऑफ इनकम यानी प्रदर्शन प्रभाव, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या पूर्वता सभी। तो इसका भी आंसर होगा डी ऑल द अबव। ओके। अब द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय, गांधीयन योजना प्रस्तुत की थी किसने? एम.एन. रॉय ने, जे.एल. नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा सी वाला, श्रीमन नारायण द्वारा।
हु प्रेजेंट पीपल्स प्लान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपल्स प्लान किसने रिप्रेजेंट किया था? JN टाटा, MN रॉय, JRD बिरला या ऑल द अबव? तो 18 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका बी होगा, MN रॉय ने। ओके। द सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन डेवलपिंग कंट्री इज, विकासशील राष्ट्रों में अकुशल श्रमियों की पूर्ति है लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कांस्टेंट है, नॉन ऑफ द अबव है? तो देखिए 19 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स होगा बी, अनलिमिटेड है भाई, बहुत असीमित है। विकासशील राष्ट्रों में जो है अकुशल यानी अनस्किल्ड लेबर की जो पूर्ति है वो असीमित है, अनलिमिटेड है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सेस लेबर इन, अतिरिक्त श्रम की सीमांत उत्पादक होती है। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ए वाला ही होगा, 0 होगा। ओके, शून्य। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो है? दोस्तों जो भी स्टेट है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। देखिए समय समय पे बदलता जाता है, लेकिन इस समय करंटली तो दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पॉवर्टी रेशियो बहुत ज़्यादा, अब आप समझ सकते हैं ना गरीबी रेखा क्या है वहाँ की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, क्यों? अब ये पूछा जा रहा है जैसे कि गांव जैसे होते हैं, विलेज होते हैं, हाँ, वहाँ पे जो कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, नीड है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी कंपैरिजन किसकी तुलना में? शहर में जो हम लोग रह रहे हैं उनसे ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है? ऑप्शन आपके सामने ए है, रूरल पीपल ईट मोर, यानी गाँव के लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए क्या? ये तो यूजलेस बात होगी, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। एंड बी है, रूरल पीपल हैव हाई बॉडीज़, यानी ग्रामीण लोगों के शरीर बलवान होते हैं, वो मेहनत करते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है। सी ऑप्शन क्या है? ग्रामीण लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप जब मेहनत करेंगे, जब फिजिकल वर्क करेंगे, तभी आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये सी वाला तो मुझे सही लग रहा है। डी वाला पढ़ लेते हैं। ग्रामीण लोगों को अधिक विश्राम करना पड़ता है, दैट इज़ नॉट ट्रू एंड दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, यानी बहुत गलत, ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है। सो इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों करेक्ट वाला, वो होगा सी वाला। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़, अब देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग ने क्या होगा, लेकिन मैं चलिए इसका बता दे रहा हूं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लो पर कैपिटल इनकम। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके ऑप्शन, प्रेशर पॉपुलेशन, लो पर कैपिटल, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होगा। ओके, कई जगह इसका सिर्फ ए दिया ऑप्शन, कई जगह इसका भी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया इसका डी होगा, मैंने डी बताया है। फिर आपका जैसा आप लोगों को सही लगे माय डियर फ्रेंड्स। 24 का क्या होगा? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी नहीं है, यानी पूछा जा रहा है कि जो भी गरीबी होती है सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है, यानी इसमें माना जा रहा है कि ये गरीबी का वो नहीं है, इससे हम गरीबी नहीं नापते हैं। तो किस चीज़ से गरीबी नहीं नापते हैं? लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात साधनों की कम संख्या, यानी आपसे घर में कहा जाएगा कि यातायात के साधनों की कम संख्या, इससे हम आपकी गरीबी मेरी नापेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। होता है दोस्तों। बी है अशिक्षा का स्तर, यानी इलिटरल लेवल, ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। सी है लॉक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो देखिए 24 वाला आपका डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 25 सॉल्यूशन ऑफ वाइसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज़, क्या होगी बताइए? गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने का उपाय है बचत एवं पूंजी को प्रोत्साहन, बाजारों का विस्तार, राजनीतिक स्थिरता, या डी उपरोक्ता सभी। तो 25 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स डी, सभी, उपरोक्ता सभी। मुझे सारे सही लग रहे हैं इसलिए मैंने डी ऑल द अब बताया आपको। गरीबी का वह स्तर जिसमें आय एवं उपभोग व्यय न्यूनतम भरण पोषण के स्तर से भी निम्न हो, उसे कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, ए और बी दोनों, या उपरोक्ता कोई नहीं। मुझे तो इसका आंसर दोस्तों सी लग रहा है, बट 26 का आंसर आपका ए होगा। ओके, आप लोग ए वाला लगाना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके, पैकेज सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑपरेट्स, इसका आंसर आप लोग 27 का आंसर आप लोग लगाइए सी। ओके, बोथ ए एंड बी। नाउ 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्या कह रहा है हमारा? एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, कथन का संबंध है, बताइए किससे संबंध है इसका? एक कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, वो गरीब है इसलिए वो गरीब देश है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वाइकस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गरीबी के दुष्चक्र से।
क्वेश्चन नंबर 29, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग नेशन इज़। अब इस 29 का आंसर मैं चाहता हूं दोस्तों आप बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, कृषि प्रधानता बिल्कुल होनी चाहिए, उच्च जन्म एवं दर एवं मृत्यु दर। अभी इसके ऊपर बस क्वेश्चन है, देखिए साक्षरता की कमी, लैक ऑफ इलिटरेसी डेवलपिंग नेशन की क्या है बताइए, विशेषता क्या है, इसका आंसर क्या होगा बताइए माय डियर फ्रेंड्स। आपको बताना है, मैंने आपको बातों बातों में इसका आंसर बता दिया, बट इसका कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी का दुष्चक्र का संबंध है, किससे संबंध है बताइए। तो 30 का आंसर होगा आपका ए वाला, ओके, रेगनर नर्क से। 31, द मेन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज क्या है बताइए। तो 31 का आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड डी वाला, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। 32, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां या कथन संबंधित है बताइए। तो आपका 32 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स सी वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस क्या है, आर्थिक विकास का अभिसूचक है, क्या है बताइए। 33 का आपका आंसर होगा सी वाला होगा, ह्यूमन इंडेक्स। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट आपके में जो आंसर की मैं दिया था वो तीनों दिया था दोस्तों। कहीं कहीं पे इसका आंसर तीन के तीन आपके करेक्ट बताए गए, यानी डी ऑल ऑफ द अबव बताया गया कहीं कहीं पे। बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपका अगर आंसर एग्जाम में आता तो आपको सी लगाना चाहिए, बाकी आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं अपने अनुसार भी। हु कंस्ट्रक्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचक का निर्माण किसने किया। तो 34 का आपका आंसर है बी वाला, महबूब उल हक ने। Economic development is a process whereby an economy real national income increase over a long period of time. This statement is related to, तो 35 का आपका आंसर होगा ए वाला, ओके। मेयर एवं वाल्डविन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाई क्या नहीं बताइए, आर्थिक विकास की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। 36 में देखिए क्या नहीं है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ये तो है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नेशनल ये तो है, शॉर्ट रन प्रोसेस नहीं भाई ये नहीं होगी, कल्याण में वृद्धि ये तो है। तो आपका 36 का आंसर होगा सी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है बताइए, क्वांटिटिव है, क्वालिटिव है, इंड्यूस्ड है या नॉन ऑफ द अबव है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है आपकी दोस्तों, हाँ ये 37 का आपका ये होगा, क्वांटिटिव होती है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल तो उसके अलावा मैंने आपको बताया है। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी। ये तो यानी बेरोजगारों के ऊपर बहुत बड़ा दर्द है ये क्वेश्चन, कि अब हमको भी इन पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। 38 का होगा डी, पर कैपिटल इनकम। बताइए इसका क्या फार्मूला होगा, आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा। पर कैपिटल इनकम कैसे निकाली जाती है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपॉन नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन, या नेशनल इनकम प्लस पॉपुलेशन। पर कैपिटल इनकम कैसे निकलेगी। तो 39 का आपका आंसर होगा ए वाला, नेशनल इनकम अपॉन आप भाग दे दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, जो भी आपकी पॉपुलेशन है। नाउ व्हाट इज़ द एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इन अर्बन एरियाज पर पर्सन पर डे। जो हमने क्वेश्चन पूछा था, भारत में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है दिन में। 2000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2400 कैलोरी व्यक्ति पर दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता तभी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। इसमें आप 2000 से 2021 तक लगा सकते हैं, इसमें आप ए वाला भी लगा सकते हैं, बी वाला भी लगा सकते हैं, बट मैं बी वाला आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ बैकवर्डनेस इन इंडिया। इकोनॉमिक फैक्टर क्या नहीं बैकवर्डनेस में इन इंडिया में। लो नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल स्टेट, ऑब्सलेट, एग्रीकल्चर। तो 41 का आपका आंसर होगा सी वाला, ओके। सामाजिक गतिहीन, सोशल स्टेट, ओके। आइए 42 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये जो WTO के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, हाँ ये काफ़ी पूछे जाएंगे, अभी आप देखना आगे चल के। विश्व व्यापार संगठन स्थापित कब हुआ था। तो विश्व व्यापार आपका संगठन जो स्थापित हुआ था वो 1995 में, 1995 में हुआ था। अब इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर केस ऑफ वाइकस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। गरीबी का दुष्चक्र का सबसे प्रमुख कारण है पूंजी का अभाव, राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर, बचतों में कमी या उपरोक्ता कोई नहीं। तो 43 का आपका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ए, पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल, ए वाला होगा। रीजन ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया क्या होगा। भारत में निम्न कृषि उत्पादक का कारण है। तो 44 का आपका आंसर होगा डी वाला,
ऑल द अबव, सब सही है भाई। व्हाट इज़ करेक्ट इन रिलेशन टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो आपका 45 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द अबव होगा। ओके, क्वेश्चन में 46, फॉर हाउ मेनी डेज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा कार्यक्रम कितने दिनों के लिए रोज़गार प्रदान करता है, 70, 80, 90, 100, तो 46 का आंसर होगा 100 डेज़ के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ 12-5, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 ईयर प्लान के मैं अलग से एमसीक्यू लेके आऊँगा आपके लिए, देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं आपके, मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आएंगे आपके। 47 का होगा सी वाला, 2012 से 2017। विच इज़ द लार्जेस्ट कोयल प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया, यानी पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा भाई कोयल यानी कोयला जो है आपके इंडिया में किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल, तो 48 का आपका आंसर होगा बी वाला, झारखंड में होता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि को मापा जा सकता है, बताइए किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो 49 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद से। 50, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में से विश्व में किस स्थान पर, पहला, सातवां, दूसरा या चौथा, तो 50 का आंसर होगा आपका बी, 7वें नंबर पे है। फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बताइए। इकोनॉमिक फैक्टर है क्या भाई, जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है आपकी आर्थिक विकास जो हो रहा है उसको कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन प्रभावित करता है, इकोनॉमिक फैक्टर होगा, सोशल फैक्टर होगा, सामाजिक यानी, या पॉलिटिकल फैक्टर होगा, या सभी होंगे, तो 51 का जो आपका आंसर होगा डी ऑल द अबव होगा, सभी होंगे। ओके, 52, द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस, आर्थिक विकास का अर्थ है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाई क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। एक WT होगा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जब आप इकोनॉमिक्स देख रहे होंगे अपने सिलेबस में, तो उसके आगे क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे डेवलपमेंट के। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, यानी आपकी लाइफ इम्प्रूव हो, गरीबी एलिमिनेट हो, ख़त्म हो, उन्मूलन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी डी ऑल ऑफ द अबव हो। तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, डी ऑल ऑफ द अबव होगा। आप थोड़ा पढ़ते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, अगर आप बताइए आपका कहाँ जाने का मन है, जेनेवा जाने का मन है, वाशिंगटन DC जाने का मन है, न्यूयॉर्क जाने का मन है, या मनीला जाने का मन है, बताइए। सो 53 का आंसर आपका होगा ए। मोस्टली जब भी आप पढ़ेंगे देखना, मोस्टली जो भी यानी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जो भी है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे हैं तो वो जेनेवा में है, और इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जेनेवा एक स्विट्ज़रलैंड की मेरे ख्याल से राजधानी पड़ती है, अगर मुझे याद है। वहाँ पे ऐसा एक ये न्यूट्रल कंट्री मानी जाती है, यहाँ पे यानी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वॉर नहीं होते, तो यानी ये सभी लोग इसको सेफ़ मानते हैं। ओके, तो बस यही एक रीज़न है कि जेनेवा में काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे हैं आए, मोस्टली यहीं पे सबके हेडक्वार्टर हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, लो पर कैपिटल इनकम, प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चर इनकम, या लैक ऑफ कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। सो 54 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी वाला, ऑल द अबव। एज पर सेंसस 2011 हाउ मच पॉपुलेशन रिजाइड इन अर्बन एरियाज इन इंडिया, आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा भी नहीं जाना चाहिए, बट इसका आंसर ए होगा। रीजन फॉर रूरल इंडिपेंडेंस, ग्रामीण ऋणग्रस्ता से के कारण है, ABCD। सो आपका जो 56 का आंसर होगा वो डी ऑल द अबव होगा, लीगल प्रोसीडिंग, पेरेंट लोन, पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड ऑन, ये फैक्ट्रीज एक्ट जो आप आएंगे वो आप पढ़ेंगे जाके, आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे जाके अपने फैक्ट्रीज एक्ट। ओके, अभी आप सेकंड में, आप 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे जाके, जब लेबर लॉ सेकंड आप पढ़ेंगे। सो 57 का आंसर आपका होगा ए वाला। लेबर लॉ कवर क्या करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्क प्लेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड, तो ये सारी चीज़ें कवर करता है हमारा लेबर लॉ, सभी चीज़ें कवर करता है। तो 58 का आंसर होगा आपका डी वाला। इसके बाद लेबर एक्ट पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर एक्ट कब पास किया था, तो लेबर एक्ट पास किया था 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद ही। विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर, क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है, आप बताइए। मेनली डन विद ऑब्सोल्यूट टेक्निक, मुख्यतः पुराने तरीक़ों से होती है, जो भाई खेती हो मुख्यतः पुराने तरीक़ों से ही होती है, तो सही मुझे लग रहा है, इसमें कोई मुझे फॉल्ट लग ही नहीं रही ऑप्शन में।
दूसरा है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी मुझे सही लग रहा है। उत्पादक बहुत अधिक है, जनसंख्या का दबाव अधिक है। सो मुझे तो लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होगा। विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस गेट, अब जो मैंने बताया था नहीं, ये एक ये संस्था थी दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था आपका गेट, लेकिन इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया था, इसका नाम भी बदल दिया गया था। इसका नाम हो गया था दोस्तों 61 का आंसर आपका होगा ए वाला, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, इंडिया हैड ए प्लान हॉलीडे। भारत में प्लान हॉलीडे हुआ था, कब हुआ था? आफ्टर द चाइना इंडो वार ऑफ 1962, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1963, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1970, आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965। सो 62 का आपका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा बी। ओके, सूखा पड़ने के बाद हुआ था। गवर्नमेंट फॉर्म ए सेपरेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन, लघु उद्योगों के लिए अलग से सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई थी। तो 63 का आपका आंसर होगा डी। 1991 स्टार्ट कब से होती है? 1948 से। इन विच ईयर वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस, नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सो आपका 64 का आंसर होगा बी वाला, 1991। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी डन बाई, तो 65 का आपका आंसर होगा डी, ऑल द अबव होगा। विच रीजन कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू इंडियन नेशनल इनकम, अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का आता है भारत का। तो भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, तो इसका आंसर दोस्तों अगर आप कुछ समय पहले देखिए, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका ए होना चाहिए, एग्रीकल्चर, बट कई जगह इसका ट्रेड आंसर है दोस्तों। सो आप लोग अगर 66 का लगाना चाहें तो आप ट्रेड लगा लें, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच 5 ईयर प्लान बिगिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन इंडिया, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 67 का होगा माय डियर फ्रेंड्स, बी वाला, सेकंड, दूसरी। 68 की तरफ बढ़ते हैं। इन इंडिया फार्मर आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर हु होल्ड लैंड अप टू 2 हेक्टर 3 हेक्टर 1 हेक्टर 4 हेक्टर, भारत में उन किसानों को सीमित किसान कहा जाता है जिसके पास भूमि होती है 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर। सो 68 का आंसर होगा सी, 1 हेक्टर। आ जाइए 69 की तरफ, बेसिक इंडस्ट्रीज़ क्या है? तो 69 का आपका आंसर होगा डी, ऑल द अबव, उपरोक्ता सभी। क्वेश्चन 70, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स, 70 का आपका आंसर होगा डी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। मेजर एम टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या? टू मैक्सिमाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या बी, ए एंड बी दोनों, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो 71 का आपका आंसर होगा सी वाला। भैया देखिए, अगर आप लोग यार वीडियो स्किप मत करना क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। मैंने अभी तक ज़्यादा वैसे कुछ शेयर नहीं किया, बट अभी शेयर करूँगा लास्ट में दोस्तों, या बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कुछ हैं जिसको मुझे आपसे डिस्कस करना, तो यार प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। 72 का आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, WTO। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैव बीन मैक्सिमम इन, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? एग्रीकल्चर, खनन यानी एग्जीक्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। तो इसका सीधा आंसर आपके लिए होने वाला है 73 का ए, एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है हमारे इंडिया में, कृषि प्रधान देश है भारत एक। नवाडा इज एसोसिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस, रियल इस्टेट, हैवी इंडस्ट्रियल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो 74 का जो आपका आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये होगा ए वाला, एग्रीकल्चर फाइनेंस। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? सो 75 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके, 76, हाउ इज़ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताइए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो 76 का आपका आंसर होगा बी वाला, ओपन एंड जेनरस, खुली और उदार है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया हैज़ गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 77 का आंसर आपका होगा 77 का सी, फोर्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट HDI, भारत में कौन सा राज्य का मानव विकास सूचक सर्वाधिक है? बताइए, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो 78 का आंसर होगा आपका ए, केरला।
हाउ इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है। हार्मफुल गैसेस एंड सब्सटेंट एमिशन, ये भी सही होगा। रिलीजेस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ डर्ट। सो मेरे ख्याल से जो 79 का जो आपका आंसर होने वाला वो ए होगा। हार्मफुल गैसेस एंड सब्सटेंस, हानिकारक गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ना। मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर, मेजर फैक्टर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के? कैपिटल एमुलेशन यानी पूंजी निर्माण, पॉपुलेशन और टेक्निकल प्रोग्रेस। तो ये क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से पढ़ा या रिपीटेड है, ऑल द अबव होगा इसका फिर आंसर। डिसएडवांटेज ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक श्रमिक की ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम बताइए। तो रिड्यूस इन वर्क एफिशिएंसी 81 का आपका होगा सी, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्ता दोनों हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन अब क्या समझेंगे कौन से दोनों हैं। अब देखिए इसमें आंसर देखिए जो था वो मैंने बता दिया आपको 80। अब बताइए इतने कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आपके आते हैं कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इस क्वेश्चन को फिलहाल आप लोग छोड़ ही दीजिए, ज़्यादा सही होगा। मैंने इसका आंसर आपको बता तो दिया फिलहाल ये था, लेकिन इसको आप छोड़ ही दे, वही ज़्यादा सही रहेगा इसको। 82 हाई बताइए। 82 का आपका आंसर दोस्तों का माय डियर फ्रेंड्स सी होगा, दालें। क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। दालें, भारत में उच्च उपज किस किस्म कार्यक्रम HYUVP में सम्मिलित नहीं है? दालें। वेयर डज इंडिया रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर? शक्कर। भारत चीनी उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? शुगर में बताइए। 83 का आपका आंसर होगा दोस्तों ए वाला होगा, दूसरे स्थान पे। ये चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। आज मैं अगर सेकंड बता रहा हूँ तो आप लोग चेक ज़रूर करते रहना अगर आप लोग बाद में देखने वीडियो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन इंडिया? सो 84 का आपका आंसर होगा ए। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम जूट मिल्स? जूट की सबसे ज़्यादा मिल किस राज्य में है? सो 85 का आपका आंसर होगा बी वाला, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। When did the national population policy came into effect? नेशनल राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई? तो 86 का होगा डी, 2000 में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द बेसिस ऑफ मॉडर्निटी, हु सेड दिस? सो ये कहा था हमारे 87 का आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, 88 का आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स सी वाला, सेक्स रेशियो। ओके, 89 हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI? सो इसका आंसर होगा 89 का आपका होगा ए वाला। ओके, 90 का आपका आंसर होगा जो मैंने बताया था, एक मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं क्या हम लोग क्वेश्चन? नहीं, दूसरा क्वेश्चन था। 90 का आपका होगा बी वाला, 1.64%। 91 का आपका आंसर होगा सी वाला। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। मेरी आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लें। देखिए आप सब सपोर्ट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो 92 का होगा आपका सी। फिलहाल आप लोग ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारे चैनल से आपकी मदद हो रही है या नहीं हो रही? तैयारी जैसी चल रही है बताइए, ताकि हम लोग आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आ सकें। क्योंकि देखिए आज ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की अपलोड की, आज ही आपकी इकोनॉमिक्स की अपलोड हो जाएगी, कल आपकी सोशियोलॉजी की। कल तक मैं सोच रहा हूँ सभी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएं जल्द से जल्द। फिर उसके बाद मेरे पास समय बचेगा जो भी, उसमें सोच रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट के MCQ आपको टॉपिक वाइज करूँ। तो आप सब प्लीज़ जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बता दें, जल्द से जल्द कमेंट करके बता दें, क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाना होगा, क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं मेरे पास। तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट करके बता देना माय डियर फ्रेंड्स। 93 का आपका आंसर होगा डी वाला। ओके, ऑल द अबव। When was the first सेशन हेल्ड इन इंडिया? जनगणना पहली कब हुई थी भारत में बताइए? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 94 का आंसर होगा सी, 1872 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इसका 95 का आपका आंसर होगा बी वाला। 96 का आपका आंसर होगा ए वाला। 97 आपका आंसर होगा आपका ए वाला, स्टेज 1 चरण 1। एंड 98 का आपका आंसर होगा ए वाला। 99 का आपका आंसर होगा सी वाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उससे अभी तक 2 से 3 ही क्वेश्चन आए हैं। मुझे लगता था इससे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 का होगा डी वाला, ऑल द अबव। दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फटाफट से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे
ऐड होना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप भी क्रिएट कर लूँ आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, यहीं पे इजाज़त लेता हूँ आप सभी से। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे होंगे। महादेव ब्लेस्ड यू दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।